प्रदीप भंडारी का नाम अभी भी प्रदीप भंडारी या फिर बदलवा दिया सुप्रेसर ने? आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी होते। औरंगजेब की औलाद हूँ मैं, तो फिर बीजेपी वालों से अगर पूछा जाए कि वो किनकी औलाद है, क्या बताएंगे आप? चुनाव के बाद लगता है कुछ उम्मीद है आपकी तरफ आने की? और ओवैसी कहते कि मैं गठबंधन करना चाहता हूं आपसे, आपके नजरिए से क्या जवाब जाता मातोश्री से बाला ठाकरे? कृष्ण नहीं देते महाराष्ट्र बाला सरकार। कांग्रेस पार्टी को तो देश की जनता पप्पू कहती है, तो कमिटमेंट है, इट विल हैपन, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन जब उसी वक्त वो बात करते हैं कि जब केंद्र में बदली सरकार 370 बहाल करवा, और भारत उनकी 100 पीढ़ियां भी 370 को चेंज नहीं कर सकती। 100 पीढ़ियां उमर अब्दुल्ला जी के बाल सफेद हो जाएंगे। सेक्युलरिज्म का ठेका पूरा हिंदुओं ने ले ही रखा है क्या इस देश में? कहते हैं जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड बनाने में सरकार पीछे क्यों हट रही? वो आदमी यार एक सीट जीतते रहते हैं, क्या आप उनको इतना सीरियस? वो 8 विधायक मांग रहे हैं, कह रहे हैं फिर आपको दिखा देंगे हैसियत हम। नहीं, देश को कभी मुस्लिम प्रधानमंत्री मिलेगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में एक बार फिर से चुनाव का माहौल है। झारखंड और महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव हुए, महाराष्ट्र में 20 तारीख को चुनाव है और 23 को नतीजे आएंगे, नजरें उस पर टिकी हुई हैं। जलेबी किसके हिस्से में आएगी ये वक्त बताएगा 23 नवंबर को। लेकिन उससे पहले तमाम तरीके की कयासबाजी लगाई जा रही है। इसके अलावा देश में तमाम और मुद्दे चल रहे हैं, वो चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, धर्म संसद का मुद्दा हो, सनातन बोर्ड बनाने का मुद्दा हो। और दिल्ली में जिस तरीके से धर्म संसद हुई उसकी भी इस वक्त खूब बात हो रही है। ऐसे में आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो हर एक सवाल का जवाब बेबाकी से देंगे, क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पत्रकार रह चुके हैं। नाम है प्रदीप भंडारी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। एनएमएफ न्यूज़ पर जुड़ने के लिए आपने मुझे मौका दिया, और आप लोगों के चैनल को मैं पिछले 8 सालों से फॉलो कर रहा हूं, और आप लोग की जर्नी काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है, तो अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर। हमारी जर्नी के बारे में आपने बात कर ली, सवालों पर आऊँ, थोड़ा अपनी जर्नी पहले बता दीजिए। मेरी जर्नी यही है कि बस जो मेरे सामने आया मैं करते गया, भले वो इंजीनियरिंग हो गई, भले वो पब्लिक पॉलिसी हो गई, या भले वो जर्नलिज्म सिफोलॉजी। और अब मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टीम में मैं कार्य कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में। तो एक छोटे से कार्यकर्ता को महाराष्ट्र में 23 नवंबर को देख क्या रहा है? देखिए, ये मैं हरियाणा में एक दिन पहले भी बहुत लोगों को कहता था, जिनने मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करी थी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उस वक्त मैं बहुत जो डिबेट्स कर रहा था, कोई मीडिया के अंदर दिल्ली में किसी भी साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम हो, वो विश्वास नहीं कर रहा था। पर क्योंकि मेरा एक अनुभव रहा है पिछले 10 सालों में देश का कोना कोना घूमने का मेरी टीम के साथ में, तो हरियाणा में जितना मैंने गैदर किया, जो लोग वहाँ कार्य कर रहे थे, पार्टी के लोग कार्य कर रहे थे, मुझे समझ में आ गया था कि चुनाव का रुख बदल चुका है और हम सरकार ज़रूर बनाएंगे। महाराष्ट्र में मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जितनी मेरी राजनीतिक समझ अभी कह रही है और जिस हिसाब से ज़मीन को मैं टटोल रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी से के साथ में ही जो कोलिशन होगी वो बनेगी। और उसके पीछे बहुत लॉजिकल कारण है। अगर महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव को आप एनालाइज करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव ही एक बैरोमीटर हो सकता है जिसमें सब तरफी अलायंस टेस्ट हुआ है। 2 लाख वोट से हम ओवरऑल पीछे थे, विच इज 0.3%। मुंबई में हम 2 लाख लगभग वोट से आगे थे। तो बेशक सीटें कम हुई थी, क्योंकि ये दलित वाला जो फेक न्यूज़ का नैरेटिव चलाया था कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा, वो कुछ पॉकेट्स में चला था। पर उसके बावजूद जो वोट शेयर का जनाधार है वो कम नहीं हुआ था। तब से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी की सभाएं काफ़ी हुई हैं। लाडकी बहना के तहत महिलाओं को समझ में आया क्रॉस ऑल ओवर कि ये तो सरकार काम करने वाली सरकार है, तो झूठ चल रहा था जो अपोजिशन ने फैलाया था। और दूसरी तरफ एक केमिस्ट्री नहीं है तीनों प्लेयर्स के बीच में।
हमारे अलायंस में 287 सीट्स पे प्योर केमिस्ट्री है। नवाब मलिक की सीट पे कोई अलायंस नहीं है, हमने अपना उसमें खुला विरोध दर्ज करा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि मुझे ये लगता है कि बिकॉज की वोट शेयर पिछली बार कम नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरेगी और एक महायुति को कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल जाएगी। वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। आप कह रहे हैं कि केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, लेकिन आपके सहयोगी अजीत पवार कुछ और बोलते हैं, पंकजा मुंडे कुछ और बयान दे जाती हैं, अशोक चौहान कुछ और कहते हैं और कहते हैं ये बटेंगे कटेंगे इधर नहीं चलने वाला है, ये बीजेपी का नारा है। देखिए, पंकजा मुंडे जी की अगर बात करें तो इसमें आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इस पे बात करी। उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या विकास के नाम पर वोट मिलता है महाराष्ट्र के अंदर, तो बोला हाँ, यहाँ विकास के नाम पर वोट मिलता है। सो इट वाज एन आइदर और चॉइस। अब बात करेंगे बटेंगे या कटेंगे, उसके आगे एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और आदरणीय मोदी जी ने उसको बहुत अच्छी तरीके से, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तुम्हारा एकता का मिशन है। अब अजीत पवार जी हो गए या अशोक चौहान जी हो गए, इन दोनों में क्योंकि कुछ समय से, जैसे फडणवीस जी ने भी कहा है, बिकॉज दे वर इनिशियली एंड अर्लियर, वो हिस्सा थे दूसरे दल का, तो अगर आप कोई दूसरे विचार को में आप पहले हिस्सा रखते हैं और फिर अगर आप अपना वैचारिक परिवर्तन करते हैं, आप पॉलिटिकल नई यूनियन करते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से बदलने में समय लगता है। तो कुछ इश्यूज के ऊपर उनका डिफरेंस है, परंतु एज एन अलायंस उसका कोई फर्क नहीं है। हम सब मांगते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम सब मानते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और ये तो ऐतिहासिक रूप से हमने देखा है कि जब भी सनातनी समाज भारत बटा है तो अंग्रेज़ों ने रूल किया है, औरंगजेब आए हैं, बाबर आए हैं, और कनाडा और बांग्लादेश के अंदर हम देख ही रहे हैं। और जब भारत के एकता की बात करते हैं तो बिना हिंदू एकता के तो भारत की एकता हो ही नहीं सकती है। सनातन की बात हुई तो इस वक्त देश की राजधानी में एक धर्म संसद होती है जहाँ पर देश के तमाम साधु संत धर्माचार्य इकट्ठा होते हैं। कहते हैं जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड बनाने में सरकार पीछे क्यों हट रही है, क्यों विल नहीं दिखा रहे हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी और इस सरकार की जितनी विल है, ये हमारे सब संत समाज भी इस बात को स्वीकारता है कि जितनी उनकी विल है, शायद ही कोई लीडरशिप की इतनी विल रही हो। तभी 70 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया। तभी जब प्रभु श्री राम के मंदिर को बनने में बड़े बड़े लॉयर्स के द्वारा पिछली सरकारें पिटिशन दाखिल करती थी, केस की हियरिंग को डिले करवा रही थी, इस सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने इंश्योर किया कि केस इज डिफेंडेड वेल। निर्णय भी आया और निर्णय के बाद रिकॉर्ड टाइम में मंदिर भी बना। तो जो संत समाज की डिमांड है उसको ज़रूर सरकार सुनेगी। गवर्नमेंट जब डिसीजन लेती है तो उसकी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ऐसी वो सरकार नहीं है कि राहुल गांधी वाले की आए एक अध्यादेश फाड़ दिए कुछ और करे। इट डज एंड टू एंड प्लानिंग। बात करूं मैं वक्फ की, तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो कहा और जो हमारा पार्टी का स्टैंड है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास होकर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यकाल में पास होगा। वक्फ एक लैंड माफिया के जरिए काम करता है, 1400 साल पुराने मंदिरों को हड़पने का प्रयास कर रहा है, गरीब मुसलमानों का नुकसान पहुंचा रहा है। ये देश संविधान से चलेगा, कोई रिलीजियस किताब से नहीं चलेगा। और संविधान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एडजुडिकेशन का अधिकार जो है वो इस देश के सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स को है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पास करते हुए वक्फ की जो एसेंस था उसको 2013 में बदल दिया था, जब उन्होंने कहा था कि कोई भी नॉन मुसलमान की प्रॉपर्टी के ऊपर भी वक्फ जो है वो अपना क्लेम स्टेक क्लेम कर सकता है। ये ऐसा 1954 में नहीं था और इसीलिए 100 से ज्यादा दिल्ली की प्रॉपर्टीज उन्होंने वक्फ को दे दी थी। अब हम पढ़ते हैं कैसे कर्नाटक के अंदर गरीब किसानों की जमीन के ऊपर वक्फ ने अपना कब्जा करने का प्रयास किया। तो हम इसको रोक कर ही रहेंगे और हम इसको संवैधानिक रूप से रोक कर रहेंगे। बाकी बात रहे अड़चनों के आने की, जो लोग इसमें झूठ का माहौल फैला रहे हैं, उनने सीए में भी फैलाने का प्रयास किया था। अब सीए रोल हो चुका है, अब देख रहे हैं सिटीजनशिप आएगी। तो वक्फ अमेंडमेंट बैक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात है और इसीलिए हम इसको अमेंडमेंट करें, इस अमेंडमेंट एक्ट को लागू करेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, एक संवैधानिक देश में जो अगला सवाल करने जा रहा हूँ शायद कंट्रोवर्शियल हो,
लेकिन मैं आपने बात की कि जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, वक्फ उनको ही परेशान कर रहा है। आज भी आप लोग मुस्लिमों की वोट की चाहत रख रहे हैं, जबकि सबका साथ सबका विकास करने के बावजूद भी सबका विश्वास 2024 में आप नहीं जीत पाए। देखिए, एक सरकार की एक जिम्मेदारी रहती है कि जब वो कोई भी वेलफेयर का कार्य लेके आए वो सभी नागरिकों के लिए लेके आए। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे एक ओथ ली है, क्योंकि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो ये कहता है कि वेलफेयर स्टेट जब एक गरीब के लिए कार्य करे तो ना उसका जाति देखे ना धर्म देखे। और यही पॉलिसी हमने हमारे हर इनिशिएटिव में लगाई है। ये एक सच्चाई की बात है कि इस देश के मुसलमान समाज को इस सरकार के अंदर जितना लाभ मिला उतना यूपीए की तुष्टीकरण सरकार में लाभ नहीं मिला। परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुसलमान समाज के जो वैचारिक चिंतन है और जो उसका चिंतन करते हैं और उस समाज को जो दिशा दिखाते हैं, उन्होंने अभी तक उस समाज को तुष्टीकरण की लत से दूर नहीं किया है। क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप किसी के जीवन शैली को बेहतर करें तो वो आपके साथ में रहेगा। परंतु मैं ये भी समझता हूं, क्योंकि समाज को 70 सालों तक सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की लॉलीपॉप दी गई, उसकी जीवन शैली को बेहतर नहीं करी, तो उसमें एक पूरा का पूरा एक कॉकस है, लॉबी है, जो ये कहता रे मुसलमान खतरे में खतरे में खतरे में कर झूठ फैलाता है। तो ये जो एक है, इसको समय लगेगा। जम्मू कश्मीर में अगर आप कश्मीर में भी देखेंगे तो मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स में हमारा वोट शेयर बड़ा है। पर मैं वापस से कहूंगा, हम मुसलमान या किसी का भी वोट लेने के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि जो हमारी कोर वैल्यूज है उसको हम हटाएं। हमारी कोर वैल्यू क्या है कि हम नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमारी कोर वैल्यू क्या है कि जो जय श्री राम बोलने का जिसको अधिकार है वो बोलेगा। हमारी कोर वैल्यू क्या है कि हमारी सभ्यता हिंदू है। हमारी कोर वैल्यू क्या है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। तो इन कोर वैल्यूज पे जीरो कॉम्प्रोमाइज होगा। और साथ में ये भी चिंतन करने की जरूरत है, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगा, कि इस देश में कई कई इलाकों की डेमोग्राफी, जो उसकी जनसंख्या है, वो एक अलग रेट पर चेंज हो रही है। ये देश इसीलिए लोकतांत्रिक बचा हुआ है और बचा रहेगा जब तक ये देश हिंदू मेजॉरिटी है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट्स हमारे आसपास जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी में रहा है वहां लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो नीचे जा चुके हैं। तो हमें ये विचार करना होगा एज अ देश आने वाले सालों के अंदर कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, जहां 60-70% मुस्लिम सीट्स हैं, वहां ऐसा क्यों होता है कि धर्म के आधार पे वोटिंग होती है। नहीं, अब फॉर एग्जाम्पल तो प्रदीप जी क्या कहते हैं, ये मौलाना और मौलवी ऐलान कर रहे हैं महाराष्ट्र में कि हम नाम बताएंगे कौन सा कैंडिडेट आप खड़े कीजिए, और वो मुस्लिमों को कह रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वोट आप वहां कीजिए। नॉन मुसलमानों को भी सोशली बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। तो अब ये मुस्लिम समाज को सोचना होगा कि क्या वो इन मौलवी जो उनको इस तरीके के फतवे जारी करते हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलता है। हिंदू समाज के अंदर तो आपने कभी नहीं देखा होगा, हिंदू समाज तो अपना वोट चेंज करता है। हिंदू समाज तो विकास के नाम पे वोट करता है, हिंदू समाज तो अपनी डिग्निटी के नाम पे वोट करता है। पर ये मौलवी ऐसे कौन है जो हमेशा मुसलमान समाज को डर के अंदर रखना चाहते हैं। और मुसलमान समाज के अंदर भी वो चेतना कब जारी आगे होगी कि भाई जो तुम्हारा विकास कर रहा है तुम उसके साथ खड़े रहोगे, कि जो तुम्हारा तुष्टीकरण कर रहा है तुम उसके साथ खड़े रहोगे। कोई भी समाज का व्यक्ति हो, वो चाहता है कि उसके बच्चे की शिक्षा अच्छी तरीके से हो, वो चाहता है कि देश आगे प्रगति करे, वो चाहता है कि देश सुरक्षित रहे। तो ये जरूर एक विचार का चीज है और इसके ऊपर खुली बहस होनी चाहिए। बिल्कुल, वक्फ बोर्ड की हम बात कर रहे थे, आपकी बताइए, कह रहे हैं ये कि पीड़ा है कि गाजा के ऊपर बैठकर ये जो है अपना जम्मू कश्मीर के अंदर ये हिजबुल्लाह इसके ऊपर नारे लगाते हैं, बातें करते हैं। याकूब मेनन जैसे आतंकवादी को कुछ लोग जो हैं वो बैक करने का प्रयास करते हैं। ये क्या सोच है भाई? और ये बात हम सब भारतीय हैं, सोच क्या है? ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जिनके पूर्वज रजाकार हुआ करते थे, जो चाहते थे कि हैदराबाद भारत का हिस्सा ना रहे, वो हमको सिखाएंगे नेशनलिज्म। तो ये सोचने की जरूरत है भाई, क्योंकि बात भारत की है। हम थर्ड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और इससे भारत तक सीमित नहीं है। आप जाके देखिए अमेरिका के अंदर क्या हुआ है। उनने समझा कि भाई हम इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को नहीं आने देंगे। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब हम घुसपैठियों के खिलाफ बात करते हैं, प्रमुख विपक्षी दल जाके घुसपैठियों को मुसलमान से इक्वेट करता है। हम तो घुसपैठियों के खिलाफ बात करते हैं, जिसके बारे में झारखंड हाईकोर्ट ने 2022 के अंदर कहा, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वानंद सोनोवाल जजमेंट में कहा कि इट इज इक्वल टू एक्सटर्नल एग्रेशन। किस तरीके से आदिवासी समाज की जमीनों को लूटा जा रहा है और घुसपैठियां कर रहे हैं, हम बात इसकी करेंगे। जब हम एनआरसी लागे की बात करते हैं तो क्यों ये लोग अपोज करते हैं? बिल्कुल वही सवाल है, मैं यही कह रहा हूं कि जब आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लागू होगा
पीएम मोदी के इस कार्यकाल में, तो क्या ये आश्वस्त करेंगे कि वो अवैध जो कब्जा किया गया है वो आप छीनेंगे? क्या उन मस्जिदों और मजारों जो अवैध हैं उन्हें ध्वस्त किया जाएगा? इसका आश्वासन आप देते हैं कि नहीं आपकी सरकार है? देखिए, एक बार बिल को आने दीजिए और एक बार अमेंडमेंट एक्ट को आने दीजिए। उसके पहले अगर मैं कोई भी टिप्पणी करूंगा तो उसको एक गलत तरीके से लिया जाएगा। पर मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूं कि जो भी बिल पास होगा, जो पार्लियामेंट से पास होगा, उसके लेटर एंड स्पिरिट को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसका मकसद ये होगा कि कोई भी गरीब की जमीन, भले वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, उसकी जमीन को वक्फ का लैंड माफिया नहीं हड़प सकता। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि हम बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को इंप्लीमेंट करना जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुद कहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज रजिस्टर नहीं हुई हैं। तो मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल देश के अंदर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये एक्ट ये हित में है गरीबों के और उन शोषित वर्गों के जो कोर्ट नहीं जा पाते। मुझे बताइए, अगर हिंदू की जमीन के ऊपर कोई कब्जा करेगा, दलित की जमीन पे कोई कब्जा करेगा तो वो तो सिविल कोर्ट जाएगा, परंतु अगर वक्फ किसी की जमीन के ऊपर कब्जा करेगा तो वो वक्फ के पास ही जाएगा। ये देश कानून कैसा देश है भाई? 2 थोड़ी कानून चल सकते हैं। तो जैसे 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया था, इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पिछले इतने सालों से, पिछले 20-15 सालों से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेटर इन स्पिरिट में लागू नहीं करने दिया 2013 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के चलते, जिससे कि नॉन हिंदूज, नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो एक हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड पे नहीं रहते जब भी वक्फ कब्जा करता है। आपने जिक्र किया झारखंड का, वहाँ की हम डेमोग्राफी की बात कर रहे थे, ज़मीन की बात कर रहे थे। वहाँ पर आपको बाकायदा पता होगा जमाई टोला कई जगह पर है। वहाँ की ज़मीन जितना खतरे में है, बेटियों की इज्जत उतनी खतरे में है। आप लोग मुद्दा उठाते हैं, निशिकांत दुबे जी आते हैं, संसद में बोलकर चले जाते हैं, राजनीतिक फ़ायदा मिल जाता है। आप केवल राजनीतिक फ़ायदा ही लेना है या जमाई टोले के लिए कुछ करना भी आप लोगों को? सरकार बनेगी 100% होगा। सरकार बनने दीजिए, 23 तारीख को आप देखेंगे एक्शन होगा। हम वैसी सरकार नहीं है हेमंत सोरेन जी जैसी सरकार जिसको झारखंड का हाईकोर्ट ये कहता है कि आपने एक झूठा एफिडेविट दाखिल किया है। हम एक्शन लेंगे, निश्चिंत रहिए। फिर हेमंत सोरेन कहते हैं जब घुसपैठी आ गए तो हमारी गलती थोड़ी, ये तो शाह जी की गलती है। फर्क ये है कि असम के अंदर कोई भी घुसपैठी आते हैं वो पकड़े जाते हैं। इसका परमानेंट सोल्यूशन एक एनआरसी ही होगा। अब इस पे ये हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाते हैं, पार्लियामेंट के हिसाब से चलाते हैं। हम इंदिरा गांधी वाली पार्टी नहीं है जो देश के संविधान को तहस नहस करते हैं। तो जब एनआरसी पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस समय पे जब होगा उस पे आया जाएगा। परंतु अभी ये मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल पेट्रनेज जो है वो हेमंत सोरेन जी की सरकार देती है। ये हर व्यक्ति जाता है कि कोई भी बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ जो है वो अकेले काम नहीं कर सकती, उसको लोकल प्रशासन, लोकल डीएम, लोकल पुलिस का सहायता देनी होती है। और वो बंगाल के अंदर नहीं होता, वहाँ से घुसपैठिए आते हैं। या झारखंड के अंदर हमने देखा कि झारखंड हाईकोर्ट ने खुद ने एक्नॉलेज करा कि झारखंड की सरकार जो है वो उस पर कार्य नहीं कर रही। झारखंड के एक इंटरनल इंटेलिजेंस का नोट था जो सभी डीएम्स को और एसपीज को लिखा गया था कि भाई इस पर एक्शन लीजिए, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, इससे आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है और घुसपैठियों को दी जा रही है। हेमंत सोरेन की पॉलिटिकल पेट्रनेज की वजह से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक्शन नहीं ले सका। तो बहुत फर्क होता है जी कि पॉलिटिकल पेट्रोनेज और नॉन पॉलिटिकल पेट्रोनेज में। जब इस देश में दूसरी सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब तो आप कोई भी हिंदुओं के खिलाफ कम्युनल वायलेंस बिल लाने की बात हो रही थी कि कोई भी दंगा होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू जो है वो गुनहगार होगा। तो बहुत फर्क होता है। सरकार बदलने दीजिए। तो इसीलिए मेरा सवाल है, सेकुलरिज्म का ठेका पूरा हिंदुओं ने ले ही रखा है क्या इस देश में, कि सेकुलरिज्म की बात वही करेंगे, मुस्लिमों ने नहीं ले रखा? देखिए, बात सेक्युलरिज्म की हिंदू मुसलमान की नहीं है। बात सेक्युलरिज्म की ये है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमको लेटर इन स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना है। हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट, 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी होना चाहते हैं और हम होके रहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के साथ में। पर उसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि फ्रीडम ऑफ फेथ जो अभी है वो कंटिन्यू रहे। अब ये सोचने की विचार है, ये बात ये कि जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो रेडिकल फंडामेंटलिस्ट हैं, जो इस संविधान में विश्वास नहीं रखते, जब वो अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके खिलाफ समाज का हर वर्ग को खुलकर बोलना पड़ेगा। तो मैं इसको हिंदू मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता,
मैं इसको देखता हूँ कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं और जो तालिबानी सोच रखते हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं जो वोट जिहाद करते हैं, ये देश वोट जिहाद से नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। तो तालिबानी सोच कौन रखते हैं? तालिबानी सोच वही रखते हैं जो याकूब मेनन जैसे आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहते, जो बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहते, जो घुसपैठियों को घुसपैठिया नहीं कहते, जो इस देश को खंड खंड करना चाहते हैं और भारत की जो आइडेंटिटी हम भारतीय हैं वो नहीं कहते। तालिबानी सोच वही रखते हैं जो गाज़ा के लिए तो 100 बार बात करते हैं परंतु हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं बोलते जब हिंदू उत्पीड़ित होता है। तालिबानी सोच वही रखते हैं जो माइनॉरिटी की बात करते हैं पर जब भी माइनॉरिटी हिंदू होता है उस पर शांत बैठ जाते हैं। तालिबानी सोच वही रखते हैं जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते। तालिबानी सोच वही रखते हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास नहीं रखते। प्रदीप जी, आपकी ये बात सुनने के बाद उद्धव ठाकरे ये कहेंगे कि गृहमंत्री ने मुझे भी तो कहा औरंगजेब की औलाद हूँ मैं। नहीं, उन्होंने बोला औरंगजेब फैन क्लब के वो हिस्सा हैं और इसलिए कहा क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहेब आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के सभी मूल्यों को त्याग के सोनिया गांधी जी के साथ अलायंस कर दिया और अभी तक पूरा कैंपेन खत्म हो गया। आज भी बाला साहेब ठाकरे जी के लिए जब ट्वीट किया गया कि इनमें से किसी ने नहीं लिखा हिंदू हृदय सम्राट, मैं कहता हूँ जिस दिन राहुल गांधी सोनिया गांधी बाला साहेब ठाकरे जी को हिंदू हृदय सम्राट कह देंगे उस दिन हम मान लेंगे कि वो औरंगजेब फैन क्लब के हिस्सा नहीं। अभी तक उद्धव ठाकरे जी मंदिर नहीं गए। तो डर किस बात का हिंदू हृदय सम्राट कहने में बाला साहब ठाकरे को? ये तो आप पूछिए उद्धव जी से कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे हैं। हम तो कहते ही हैं, हम तो बाला साहेब ठाकरे जी को पूछते हैं क्योंकि हमको मानते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व को आगे लेके गए। पर दुर्भाग्य की बात यह कि सत्ता के लालच के अंदर उद्धव ठाकरे जी ने उनकी विचारधारा को त्याग दिया है। तो चुनाव के बाद लगता है कुछ उम्मीद है आपकी तरफ आने की उनकी? देखिए, चुनाव के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो चुनाव के बाद की बातें हैं, पर जो भी हमारे साथ आएगा वो हमारा विचार जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में उसको विश्वास रखना होगा, उसको बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को पूर्ण रूप से मानना होगा, उसको दलित हितैषी होना होगा, उसको भारत नेशन फर्स्ट होना पड़ेगा और वो हिंदुओं को गाली नहीं बक सकता। ठीक, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि चुनाव जब जब आता है राहुल गांधी के वही 3-4 शब्द अडानी अंबानी, फिर सबसे बड़ा आरोप जो लगता है कि दलित और ओबीसी आदिवासी विरोधी हैं भाजपा वाले। एक्चुअली आज की स्थिति ये है और मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबली कहता हूँ कि राहुल गांधी एक सिर्फ पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है, वो एक फ्रंट हो चुके हैं ऐसी तबकों के और ताकतों के जो भारत की प्रगति से नफरत रखती हैं और जो भारतीय आइडेंटिटी से नफरत रखती हैं और जो भारत को जातियों में लड़ाना चाहती है। जो जॉर्ज सोरोस कहते हैं, क्या होता है कि इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो प्रॉफिट करते हैं केओस से। देयर आर मेनी इंडिविजुअल्स हु प्रॉफिट फ्रॉम केओस। जैसे जॉर्ज सोरोस उनमें से एक व्यक्ति है कि कोई भी इकॉनमी केओस में जाएगी उसमें वो पैसा बनाएंगे, उसके लिए वो एक नेता को आइडेंटिफाई करते हैं जिसको केओस में लाने में उनका सहायक बन सके, एनजीओस को आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसा ग्लोबल ताकतें हमने देखा है, डीप स्टेट जिसको कहते हैं। राहुल गांधी अनफॉर्चुनेटली, जो लेट अरुण जेटली जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी अंडर राहुल गांधी हैज बिकम अ पॉलिटिकल फ्रिंज, वो फ्रिंजिश पोजीशन लेना शुरू कर चुकी है, टुकड़े टुकड़े पोजीशन लेना शुरू कर चुकी है। तभी जेएनयू के जब नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस पर खुलकर ये कुछ नहीं कहते। इसीलिए जब 26/11 की सर्जिकल स्ट्राइक होती है इस पर सवाल पूछते हैं। इसीलिए जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनता है उसको कहा जाता है कि ये नाच गाने का इवेंट, और अभी तक ना अखिलेश यादव ना राहुल गांधी अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर में नहीं गए। इसीलिए जब ये कास्ट सेंसस की बात करते हैं सिर्फ हिंदुओं के अंदर बात करते हैं, मुस्लिम समाज के अंदर बात नहीं करते जहाँ इतनी जातियां हैं। तो इसीलिए इस संविधान की खाली कॉपी लेके घूमते रहते हैं। और इसीलिए जब लोग वोट जिहाद की बात करते हैं और वोट जिहाद करने वाले इनको सपोर्ट करने की बात करते हैं, शांत रहते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है 90% ऑफ द मुस्लिम वोट एंड डिवाइड द हिंदू वोट। तभी जब भी कांग्रेस पार्टी तभी सरकार के अंदर आ पाती है जब हिंदू जातियों में बंटता है और एक जाति दूसरे जाति के खिलाफ उसमें बैर की भावना होती है और ये इधर का वोट एकजुट करते हैं। इनका मकसद ये है
कि ये देश में एक पॉलिटिकल वीटो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं 30% का, जिसमें अगर ये 30% के वीटो में आएंगे तो 30 का 90% वोट लेके आएंगे और बाकी के 70 को ये 60-40 में परसेंटेज में बांटना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है, ये एक ऐसा फ्रंट है जो एक कमजोर भारत को देखना चाहता है, और क्योंकि जब कमजोर भारत होता है तब ये प्रॉफिट करते हैं। तो आप को लगता है कि देश विरोधी ताकतों के साथ मीटिंग करते हैं राहुल बाहर जाकर? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब सिख फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू खुलकर राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो राहुल गांधी की तरफ से कोई ट्वीट क्यों नहीं आता उसको खंडन करने के लिए? मैं पूछता हूं कि यासीन मलिक की जब बीवी राहुल गांधी को पत्र लिखती है, जो आईएसआई की एसेट, और वो यासीन मलिक जो हिंदुओं का हत्यारा है, जो JKLF का टेररिस्ट है, जिसको कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड आतंकवादी है, उस पर वो लोग राहुल गांधी अपना विरोध क्यों नहीं प्रकट करते? मैं पूछता हूँ कि जब पी चिदम्बरम कहते हैं कि अफजल गुरु की फांसी गलत है, उस पर राहुल गांधी अपना विरोध क्यों नहीं प्रकट करते? मैं पूछता हूँ कि जब 26/11 की सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उसमें कांग्रेस के लोग इसको सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कहते हैं, उस पर राहुल गांधी अपना विरोध क्यों नहीं प्रकट करते? ये मैं पूछता हूं। तो जब भी बात होती है कि नेशन फर्स्ट की बात है तो ये लोग क्यों पीछे हटते हैं और क्यों सॉफ्ट सपोर्ट जो है वो टेरर आइडियोलॉजी को देने का प्रयास करते हैं? ये मैं पूछता हूं और ये देश पूछता है। जब आप ये पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे घर ने देश के लिए कुर्बानी दी है, हमने अपने दादी को खोया, अपने पिताजी को खोया है इस देश के लिए। ये देश के अंदर कोई भी अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो ये देश उसका सम्मान करता है, परंतु जब से सोनिया गांधी जी पावर के अंदर आई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये सोचने की ज़रूरत है कि कम्युनल वायलेंस बिल क्यों लाया जाता है जिसमें हिंदू जो है सिर्फ दंगे का पीड़ित रहेगा। ये सोचने की ज़रूरत है। साबरमती, अब आप देखिए ये जो मूवी भी आई है, प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की उसकी। जी, आप देखिए इसने पूरा झूठ गोधरा कांड का एक्सपोज कर दिया है। कौन थे वो लोग जो इस तरीके का झूठ आगे ले जाना चाह रहे थे? ये देश पूछता है कि क्यों जब 26/11 को RSS की साजिश कहा गया था, जब सामने क्लियर था कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, ये पूछता है देश की अजमल कसाब को पकड़ लिया था, उसके बाद भी जाके पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की थी? ये देश पूछता है कि जब राहुल गांधी की सरकार थी, हर दूसरे तीसरे दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे, क्या कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी से? ये देश पूछता है कि जब इनकी सरकार थी, ये सेना को जो है के अंदर भी मुसलमान काउंट कराने की बात कर रहे थे। ये देश पूछता है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक होने की बात होती है तो क्यों नहीं ये एक होते हैं? ये देश पूछता है कि जब याकूब मेनन जैसे लोगों को आतंकवादी कहा जाता है, जो आतंकवादी है, जिनको देश आतंकवादी कहता है, ये लोग क्यों नहीं कह पाते हैं? ये लोग क्यों नहीं खुलकर वो पाते हैं? हमेशा डाइवर्ट क्यों करते हैं इशू को? तो ये मैं, और एक चीज मैं बोलूंगा, आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज हिस्टोरिकली कांग्रेस व्यू ऑफ द कंट्री, जो भारत का व्यू पॉइंट था, वो हमेशा एक वेस्टर्न कॉलोनियल इंग्लिश लेंस से था। तभी जब महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को दुर्गादास गुप्ता की बुक में डिस्क्राइब किया था, उन्होंने कहा था दिस आर नॉट माय वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी जी, महात्मा गांधी जी, जिन्होंने कहा था नेहरू जी वांट्स इंग्लिशमैन टू गो बट अंग्रेजियत टू कंटिन्यू। और उस वक्त के कमेंटेटर्स कहते थे मिस्टर नेहरू इज एंड दीज आर नॉट माई वर्ड। उस वक्त आप पढ़िएगा, मैं किताब का भी नाम बोल रहा हूँ, दुर्गादास गुप्ता, जो ही वॉज अ वेरी फेमस कमेंटेटर, जो हमारी आइडियोलॉजी के ऐसे नहीं थे कि भाई प्रो भारत बीजेपी की विचारधारा रखते थे। उन्होंने कहा था कि नेहरू इज अ इंग्लिशमैन इन ब्राउन स्किन। ये सोचने की बात है, बिल्कुल सोचने की बात। लेकिन अब आप जब बातों की बात कह रहे हैं तो सुशील कुमार शिंदे कहते हैं कि सैफरन टेरर मैंने अपने मन से नहीं बोला था, जो लिख के आ गया मैंने बोल दिया। अब हम भी पूछ रहे हैं कि भाई सुशील कुमार शिंदे के ऊपर तो सोनिया गांधी जी हैं, तो मैं सोनिया गांधी जी को ओपन क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि किसने बोला उस सरकार के अंदर सैफरन टेरर लिखने के लिए। उनके करीबी तो पी चिदम्बरम है। कोई भी सरकार के अंदर होम मिनिस्टर जब भी कोई इस तरीके का शब्द बोलता है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री को नहीं पता। और उस वक्त डिफैक्टो प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी थी, चलाती तो सरकार वही थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से। बात ये होने लगी ना, कल को ईडी और सीबीआई पहुंचने लगेगी तो सुशील कुमार शिंदे बीजेपी में होंगे। एक चीज मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है और जब अगर मान लीजिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है हिपोथेटिकली, अब वो ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं कि यार जब वो न्यूज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पूरा बेंट ऑफ माइंड जो है वो भारत के अगेंस्ट है, विच मीन्स कि वो हिंदुओं के, जब भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करने देती,
वो हमेशा से एक एक ऐसा नैरेटिव फैलाने का प्रयास करती है जो सच से दूर है। तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परंतु आप एम्प्लॉय हैं तो आपको वही न्यूज़ पढ़नी होगी, आपको वही रिपोर्टिंग करनी होगी जो आपका एडिटर चाहेगा। अब आप मान लीजिए आपका दिल कहता है बॉस बहुत हो गया और आप वो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हटकर आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहाँ आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ तो मैं सच दिखा रहा हूँ, यहाँ एटलीस्ट जो मैं विश्वास रखता हूँ उसके करीब है, तो उसके लिए आदमी आपको तो फॉल्ट नहीं कर सकता ना। आप तो एडिटर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ एडिटर सोनिया गांधी है, हमारे यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हिसाब से हम चलते हैं। तो वो विचार को, नेशन फर्स्ट विचार को जो मानेगा हम उसको स्वीकारेंगे। लेकिन फिर बात और विपक्षियों की आ जाती है। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जातिगत जनगणना ना करवा के ये सबका हक नहीं देना चाहते हैं। जातिगत जनगणना अभी राहुल उसी में जोड़ देते हैं कि केरोसिन फैला है, माचिस लगाने की देरी है। देखिए आप क्या करना चाहते हैं, वो तो चाह ही नहीं राहुल की SC ST से लड़े। राहुल गांधी चाहते हैं SC ST से लड़े, ST OBC से लड़े, दलित का एक वर्ग दूसरे से लड़े। राहुल का काम है कि हिंदू लड़े और उनका तुष्टीकरण का वोट उनके साथ रहे। कास्ट सेंसस के बारे में आदरणीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया उचित समय पे होगा, पर इनसे तो पूछिए कि कर्नाटका के अंदर कास्ट सेंसस के नतीजे अभी तक क्यों नहीं रिलीज किए। बिहार सरकार ने तो रिलीज कर दिए ना कास्ट सेंसस के नतीजे, इनने क्यों नहीं रिलीज किए। फिर ये मैं इनकी नीयत में खोट है और जिसकी नीयत में खोट होता है उसका झूठ पकड़ा जाता है। तभी 55 बार राहुल गांधी को रिलॉन्च किया, अभी तक फेल्ड प्रोडक्ट है। क्योंकि वो 55 बार राहुल गांधी को रिलॉन्च किया, अभी तक वो फेल प्रोडक्ट है। हरियाणा के पहले एकदम से जोश में आ गए थे सब कांग्रेस के लोग, अरे ये पॉलिटिकल चाणक्य है, पॉलिटिकल चाणक्य, पॉलिटिकल चाणक्य है। डिबेट के अंदर भी जो कई पत्रकार लोग हैं, अरे राहुल 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 राहुल। उस वक्त मैं बिल्कुल शांत था, मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, जमीन पे PM का है, झूठे लोग हैं, ज्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद अपने आप जनता ने बोला ना, दलितों ने बोला हरियाणा के अंदर मेजॉरिटी दलित सीट्स हम जीते, जम्मू में सब दलित सीट्स हम जीते, मेजॉरिटी एग्रीरियन वोट हमको मिला, किसानों का वोट हमको मिला, महिलाओं का वोट हमको मिला। मतलब उन्होंने माना कि ये सब झूठे हैं। एक बार झूठ चल पाता है, दो नहीं चल पाता। इसीलिए कांग्रेस 2011 के बाद से अभी तक एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं रिपीट कर पाई है। नहीं तो एक चलिए 55 लॉन्चिंग के बाद अगर कामयाब नहीं दिख रहे हैं राहुल, तो एक नई लॉन्चिंग हुई है, ग्रैंड लॉन्चिंग, ठीक है, वायनाड से प्रियंका गांधी। देखिए वायनाड में तो प्रियंका वाड्रा इसीलिए गई हैं क्योंकि वहाँ पे 35% मुस्लिम वोट है। प्रियंका वाड्रा को इस देश के हिंदुओं पर विश्वास नहीं है और उनको मुस्लिम लीग पे विश्वास है ना। तो वो है कांग्रेस आज की तारीख में मॉडर्न मुस्लिम लीग ही तो है, और क्या है। कांग्रेस पार्टी का नाम कांग्रेस है पर है तो मॉडर्न मुस्लिम लीग, तभी जाके जमात इस्लामी से सपोर्ट लेते हैं वायनाड के अंदर। मुझे बताइए, प्रियंका वाड्रा जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थी उत्तर प्रदेश की, 402 सीटों में से 380 में इनकी जमानत जब्त हुई, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, वो भी एक प्रमोद तिवारी की बेटी थी। उनमें से कुछ नहीं कर पाए। तो प्रियंका गांधी का तो हो गया। फिर बोले थे बनारस में मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, नहीं लड़ पाई। तो ये समझते हैं कि जैसे औरंगजेब समझा करता था कि देश उसकी बपौती है, इनको लगता है गांधी वाड्रा फैमिली को कि भाई देश उनकी बपौती, हम कभी भी आए कहीं से भी लड़ें। दुर्भाग्य की बात सोचिए आप कि इनको देश के मेजॉरिटी हिंदू समाज पर विश्वास ही नहीं, इसीलिए वहीं पे गए। मैंने बताया आपको इस इंटरव्यू के कि इनकी स्ट्रैटेजी है 30% का 90% वोट लो। तो वायनाड में जाके 30% का 35% का 90% वोट लेना चाहते हैं। अब इनसे पूछिए आप, राहुल गांधी वायनाड के MP थे, 5 साल तक MP थे। वायनाड पुलिस का डेटा है 500 रेप की घटनाएं जो है वायनाड के अंदर हुई हैं, 500। कितनी बार राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में इसके बारे में रेस किया? नॉट इवन अ सिंगल टाइम। कितनी बार न्यूज के अंदर उन्होंने बात करी? नॉट इवन अ सिंगल टाइम। ये मेरा डेटा नहीं है, ये CPM सरकार वायनाड जो इनकी इंडिया अलायंस उनका डेटा है। तो राहुल इज अ फेलियर ऑन गवर्नेंस। मुझे राहुल गांधी के गवर्नेंस का 5 नाम बताइए, क्या किया उन्होंने? इतने समय से सांसद है, क्या डिलीवर किया उन्होंने? जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं पूरे देश में, OBC दलित की बात कर रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स में नहीं दिख रहे हैं, वो मिस यूनिवर्स में नहीं दिख रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर कितने दलित हैं? राहुल गांधी जी के परिवार के अंदर कितने दलितों के साथ जो है उनके परिवार ने अपना एक्सटेंडेड परिवार किया है? क्या बात कर रहे हैं भाई? ये कोई औरंगजेब भी इस तरीके की बातें किया करता था जिस तरीके से ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इनका कोई पॉजिटिव इशू होता तो डिबेट के ऊपर इशू होती, परंतु इनका इशू जो है इस देश के समाज को वीक करना, और ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रही ग्लोबल लॉबी की भारत थर्ड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था कैसे बन पा रहा है। ये पहले पुश एंड पुल डिफेंस डील के अंदर करा करते थे भारत को, अब कोई पुश एंड पुल नहीं कर पा रहा भारत को। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से दुनिया भर के अंदर कार्य कर रहा है। इसीलिए जाके
रशिया से लेके यूएस से लेके चाइना जो है हमारी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इसी को तोड़ना चाहते हैं। असम पे थोड़ा क्या है राहुल गांधी का अचीवमेंट इन लाइफ एज अ इंडिविजुअल? आप एक प्रोफेशनल हैं, राहुल गांधी का अचीवमेंट इन लाइफ क्या एज एन इंडिविजुअल? वो हाईएस्ट एलओपी बन चुके हैं अब। नहीं, वो एलओपी तो चलिए, उसकी चीज इधर हो गई, उनका अचीवमेंट क्या है? गांधी परिवार के चिराग हैं। वो तो छोड़िए, चिराग है या अब आप बिटिया बताइए। है। अरे प्रोफेशनली जिंदगी में क्या किया है? कोई भी चीज है, क्या किया राहुल? पढ़कर बाहर से आए, अच्छी खासी कहाँ पढ़ाई है? की। तो कोई डिग्री नहीं कभी करके देखी, चीज इधर करके कहाँ है? कभी कहते हैं लंदन है, कभी यहाँ है वहाँ है, कोई चीज नहीं करके क्या नौक कभी राहुल गांधी की एम्प्लॉयबिलिटी आज सवाल भी पूछा है? आज भी गेस्ट फैकल्टी बन के जा रहे हैं वो अपने कॉलेजेस में। वो तो उनकी ठीक है, वो तो चीज करके, पर राहुल गांधी इफ ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, इज ही एन एम्प्लॉयबल मैन? व्हाट हैज ही डन एट द एज ऑफ 52? यू नीड टू आस्क। इतनी शहनशाही तो किसी के पास नहीं होती जितनी राहुल गांधी जी के पास में। प्रियंका वाड्रा जी ने तो अपने एसेट्स के अंदर झूठ बोला। 80 करोड़ की टैक्सेबल इनकम, मतलब 260 करोड़ से ऑड का इनकी इनकम है, कहाँ से आ रही है भाई? जवाब तो देना चाहिए इनको। ये देश ऐसे थोड़ी चल सकता है भाई। यहाँ पे लोग देश अपने, इस देश का कॉमन आदमी खून पसीने की मेहनत करके आगे बढ़ता है। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खून पसीने की मेहनत करके आगे बड़ा किया है। राजनीति में व्यक्ति खून पसीने की मेहनत करता है। ये शहनशाही कल्चर जो है, ये इसके खिलाफ देश ने वोट किया, और एक शहनशाही कल्चर के खिलाफ 2029 में भी वोट होगा। लेकिन जब आप प्रदीप जी, आप लोग कहते हैं ना कि शहनशाही से नहीं चल पाएगा या कांग्रेस नहीं चला पाएगी, तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि जिनका इतिहास इतना पुराना रहा राजनीति में, वो नहीं चला पाएंगे, तो कल को क्या कहते हैं, गुजरात मेहसाणा से आकर कोई इतने पीछे से अगर देश कैसे चला पाएगा जिसको कुछ पता ना हो, जिसने जो चाय बेचता हो, या जिसके लिए क्या क्या नहीं बोला तभी गया। तो इस देश में उनको नफरत है, इस देश के कॉमन मैन से। तभी उन्होंने कहा कि भाई चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है, पूर्ण बहुमत आई। फिर कहा चौकीदार कैसे हो सकता है, चौकीदार तो चोर है। सब देश ने जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी इस देश के गरीब मध्यम वर्ग से नफरत करती है, क्योंकि उनकी थिंकिंग इस देश के आम जनमानस के साथ फिट नहीं बैठती है। कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा इस देश को वैसे ही चलाना चाहते हैं जैसे औरंगजेब चलाया करता था। वो इस देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। इसीलिए उनकी दादी इकलौती ऐसी नेता थी जिन्होंने इमरजेंसी लागू करके इस देश के संविधान को तहस नहस किया। ठीक है, आप लोग भी उन राज्यों को वैसे ही चलाना चाहते हैं जहां पर एलजी हैं, एलजी के ही इशारे से चलाना चाहते हैं। एलजी के इशारे से क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म है उस हिसाब से चलेगा। काम नहीं करने देते आपको। अब मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल जी की जो आप बात कर रहे हैं, 2014 से लेके 24 आ चुका है, 15 से लेके 24, उनने 25 बार बोला था कि मैं यमुना को क्लीन कर दूंगा। अब यमुना के अंदर कितनी बार, क्या एलजी का क्या रोल है? बोला था डुबकी लगाएंगे, कब डुबकी लगाई? अरे पोल्यूशन के लिए शहर भर के अंदर सोल्यूशन निकालना, हर चीज़ में थोड़ी रोना चाहिए। अगर एक बच्चा परिवार के अंदर हर चीज़ पे रोना चालू करता है ना, तो माता पिता भी बोलते हैं अरे ओवर एक्टिंग और ड्रामा कर रहा है। ये एक पॉलिटिक्स ड्रामा नहीं है। और अक्षय कुमार ने तो बोल ही दिया कि अरविंद केजरीवाल जी को एक्टिंग में आ जाना चाहिए। और कैलाश गहलोत ने बोला 40 करोड़ के शीश महल में खुद रहेंगे। मुझे बताइए, लास्ट टाइम अरविंद केजरीवाल जी ने 15 दिन कब एक झुग्गी में बिताया? बताइए, पूछ रहा हूँ आपसे, 15 दिन कौन सी झुग्गी में अरविंद केजरीवाल जी ने लास्ट टाइम बिताया? तस्वीरें तो अब नहीं आती। कौन से 2 BHK फ्लैट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी 15 दिन रहे पिछले 8 सालों आप सवाल करते जाइए, जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से आ जाएगा। पूछिए उनसे। उनके घर में तो 20-20 एयर प्यूरिफायर हैं, 40-40 करोड़ के घर में। कौन सी झुग्गी के अंदर एयर प्यूरिफायर है? अरे पोल्यूशन के लिए, यमुना को क्लीन करने के लिए क्या एलजी का रोल हो गया? पहले बोलते थे एलजी हमको एमसीडी नहीं हो रहा था, एमसीडी भी होगी तब भी दिल्ली के अंदर। आइए मैं आपको 10 किलोमीटर की ड्राइव कराता हूँ, आजू बाजू सब तरफ कचरा है। ये सिर्फ दिल्ली के चुनाव के पास में थोड़ा सा विंडो ड्रेसिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। दर्द और दुख की बात है, जैसे अन्ना हजारे जी ने बोला था, जो व्यक्ति राजनीति बदलने को आया था, आज वो भ्रष्टाचारियों सबसे बड़ा करप्शन नंबर 1 हो चुका है। दिल्ली तो बहुत पुराने वक्त से ये बात चली आ रही है। नया नया है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर मनोज सिन्हा जी हैं एलजी, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनको भी यही डर सता रहा है कि भाई काम नहीं करने दोगे आप। उमर अब्दुल्ला जी इस बार खुश है कि पहली बार भारत के संविधान पर उन्होंने शपथ ली, ना कि दूसरे संविधान तिरंगा पीछे लगा था जी। तो कोई नहीं, ठीक है। इसीलिए तो एलजी इंश्योर करेंगे कि भारत के संविधान को पूर्ण रूप से मालूम करें। बाकी उनको जिस तरीके से काम करना है पूरा सहयोग दिया जाएगा। पूर्ण राज्य तो लग रहा है जल्दी ही मिल जाएगा। वो तो कमिटमेंट है, इट विल हैपन, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन जब उसी वक्त वो बात करते हैं कि जब केंद्र में बदली सरकार 370 बहाल करवा लेंगे। भारत, उनकी 100 पीढ़ियाँ भी 370 को चेंज नहीं कर सकती। 100 पीढ़ियाँ। उमर अब्दुल्ला जी के बाल सफ़ेद हो जाएंगे,
और उनके बच्चे के भी बाल सफ़ेद हो जाएंगे हैं, उनकी दूसरी पीढ़ी के भी बाल सफ़ेद हो जाएंगे, 370 को छू भी नहीं सकते। 370 बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की बात है, 370 कोई वापस नहीं ला सकता। पाकिस्तान का एजेंडा कोई वैली में नहीं चला सकता। और जो सोचेगा ना कि पाकिस्तान का एजेंडे के झंडे को लाल चौक पे लगाए, उसको इस देश से अलग कर दिया जाएगा। इस देश में लाल चौक पे तिरंगा लगेगा, कभी पाकिस्तान का झंडा नहीं लगेगा। इस देश में जम्मू कश्मीर में भारत माता की जय के नारे लगेंगे, कोई बंद नहीं होगा। इस देश में पत्थरबाजी नहीं चलेगी। इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार सेवकों पे फूल बरसाए जाएंगे और बाकी धर्मों को, भले मुसलमान हो क्रिश्चियन हो, सबको आज़ादी होगी अपनी बात करने की। जम्मू कश्मीर आज एक टूरिज्म का हब बन के रहेगा। बात रही ये सब इन लोगों की करने की, तो अपने सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को दरस करने की बात करने दीजिए, पर 370 को छू भी नहीं सकते, ये नहीं हट आएगा वापस कभी। राजनीति से जुड़ा आखिरी सवाल, फिर थोड़ा पर्सनल लाइफ पे आऊँगा। क्या जो कुछ भी बीजेपी में चल रहा है अंदर खाने, कहीं कहीं पर वो शांत हो जाएगा बहुत जल्दी? हाल फिलहाल में केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बटेंगे तो कटेंगे हमारा नारा नहीं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, पीएम मोदी वाले नारे के साथ हैं। खुलकर विरोध दिख रहा है, कोई नहीं, बचिए मत। आपको ऐसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, कोई नहीं विरोध है। आदरणीय, आप आगे तो पढ़िए योगी जी का, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी जी भी कह रहे हैं एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके नेता हैं, भले योगी जी हो, केशव प्रसाद मौर्य जी हो, कोई भी इस देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। उनने सरदार पटेल के विचार को आगे लेके गए, उन्होंने बोला एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, विश्वास रखते हैं। भले योगी जी हो, भले केशव प्रसाद मौर्य जी हो, भले कोई भी भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ताओं में से कोई भी हो। बुलडोजर चलता रहेगा या सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद थोड़ा नरम पड़ेगा? नहीं, बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, उसने किसी भी इलीगल अतिक्रमण पे बुलडोजर चलाने से रोक नहीं लगाई है। उन्होंने गाइडलाइंस दी है, जिसका मैं स्वागत करता हूं कि फाइनली कांग्रेस पार्टी के लोग जो अपने बुलडोजर का गलत इस्तेमाल करते थे, हाइड्रा से लेकर गहलोत जी से लेकर कमलनाथ जी, ये सब के सब बुलडोजर का गलत इस्तेमाल करते थे। थैंक गॉड सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है इनको। 17 से 24 तक योगी जी ने सही यूज किया था, कोई गलत तरीके से नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जब ये हियरिंग चल रहा था, तो इकलौती स्टेट गवर्नमेंट जिसके एफिडेविट को ऑनरेबल कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था, वो यूपी गवर्नमेंट थी। तो फिर अबू आजमी कह रहे हैं कि जिन पर बुलडोजर चलाया पैसा वापस करो, उनका मुआवजा दो। अबू आजमी यार एक सीट जीतते रहते हैं, क्या आप उनको इतना सीरियस? वो 8 विधायक मांग रहे हैं, कह रहे हैं फिर आपको दिखा देंगे हैसियत हम। पहले उनको बोलो इंडिया अलायंस से 8 विधायक मांग पाए, कहाँ 25 विधायक की बोल रहे थे, 8-25 दे दो, 8 भी नहीं हो पाए। पहले उनको बोलो कि खुद अपनी सीट के अलावा 5-10-12 सीट जीत के दिखाएं। क्यों आप लोग इतनी सीरियसली ऐसे लेते हो? ऐसे ओवैसी को भी आप क्यों उतनी सीरियसली लेते हो? कितना वोट शेयर ओवैसी जी का महाराष्ट्र में? 1.23%। नोटा का कितना वोट शेयर है? 1.23%। पिछली बार 44 सीट ओवैसी लड़े थे, महाराष्ट्र में 16 सीट लड़ रहे हैं। यार मीडिया पे टीआरपी आने की बात दूसरी है, जमीन में ओवैसी जी का कोई अस्तित्व नहीं है। बात प्रदीप जी इसलिए होती, कांग्रेस कहती है ओवैसी अगर ना खड़े होते वोट कटवा अच्छा, करने के तो लिए, हरियाणा में ओवैसी खड़े थे। तब हम कम से कम 4 से 5 सीट जीते। हरियाणा में ओवैसी खड़े थे 2004 से लेके 13 में, तो ओवैसी जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन दिया था। फिर तो इनके बीच में गठबंधन तो कांग्रेस और ओवैसी में भाई, तभी तो ओवैसी हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कांग्रेस को अलायंस कर लो मेरे साथ में। हमको थोड़ी बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं। तो कांग्रेस, ओवैसी जी कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। ओवैसी अलायंस करने के लिए महाविकास अघाड़ी में बोल रहे थे। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या शिवसेना, मैं अविभाजित ले रहा हूँ अभी भी, वो शिवसेना जो 2019 तक थी, उसके ये दिन आ जाएंगे आज की कि भले अलग होने के बाद AIM ओवैसी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा? उद्धव ठाकरे जी से पूछिए, उद्धव सेना, क्योंकि असली शिवसेना तुम्हारे साथ में है। बिल्कुल। तो उद्धव जी से पूछिए कि भाई उद्धव जी, जो लोग बाला साहब आज होते तो क्या समझते? आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी होते, तो उद्धव ठाकरे जी को कभी भी ये नहीं करने देते जो उन्होंने आज किया, सत्ता के लालच में किया। जो लोग बाबर की मज़ार के ऊपर नमन करते हैं और छत्रपति शिवाजी जी महाराज का अपमान करते हैं और राम मंदिर में अभी तक नहीं गए, उनके साथ अलायंस किया। बहुत पीड़ा होती है मैं उद्धव जी को इस तरीके से। लेकिन मैं एक सिचुएशन देना चाहता हूं कि मान लीजिए मातोश्री में आज बाला साहब ठाकरे होते, राजनीति उनकी सक्रिय हो चुकी होती, उद्धव ठाकरे कर चुके होते, और ओवैसी कहते कि मैं गठबंधन करना चाहता हूं आपसे, आपके नज़रिए से क्या जवाब जाता मातोश्री से बाला ठाकरे? घुसने नहीं देते महाराष्ट्र के अंदर किसी को बाला साहेब ठाकरे जी। आदरणीय अगर बाला साहेब ठाकरे जी होते, ओवैसी क्या परिंदा भी जो है पर नहीं, ऐसी बातें नहीं कर सकता था ओवैसी का। तो ये तो उद्धव ठाकरे का दुर्भाग्य है
कि वो बाला साहेब ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को आगे नहीं लेके जा रहे। औरंगजेब की जब बात करते हैं तो फडणवीस जी कहते हैं औरंगजेब तेरी कब्र पर कुत्ता उत्ता पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। फडणवीस जी फॉर्म में क्यों? उनको फडणवीस जी को राइट है, अगर ओवैसी कुछ उनको कहेंगे तो उनको राजनीति के अंदर 90% अगर फडणवीस जी का भाषण जो है वो सिर्फ और सिर्फ विकास पे होता है, अरे 10% उनको भी अधिकार है अपने विरोधियों को जवाब देने के उनकी भाषा में। ऐसा मत सोचिए कि उनके ऊपर कोई ईंट मारेगा तो पत्थर नहीं जाएगा, उससे दुगना जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा अगर जीत रहे हैं तो अलायंस डिसाइड करेगी। तीनों ने, आपने सुना होगा होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है, तीनों बैठेंगे उसका निर्णय लेंगे। झारखंड में? झारखंड के अंदर भी जो पार्टी डिसाइड करेगी वो होगा इवेंचुअली। अल्टीमेटली दोनों स्टेट्स के अंदर एनडीए की मीटिंग होगी और एनडीए के जिस तरीके से हरियाणा के अंदर डिसीजन लिया गया था वैसे ही डिसीजन लिया जाएगा। जिस तरीके से एक आपके और सहयोगी उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट रहा 24 के लोकसभा में और आंध्र में जब वो विधानसभा लड़े तब भी। पवन कल्याण लंबा साथ देंगे? पवन कल्याण जी बहुत ही बड़े डायनामिक नेता हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था पवन नहीं आंधी है, तो आंधी तो हमेशा ही चलेगी। 100% साथ देंगे। हिंदुत्व का झंडा गजब बुलंद किया उन्होंने भी। उम्मीद करते हैं कि यही इसी पेस के साथ वो आगे बढ़ते रहें। चलिए फिर आ जाते हैं अब प्रदीप भंडारी। नेता से पहले बहुत अच्छी पत्रकारिता चल रही थी, सब कुछ था, सोशल मीडिया पर अच्छा खासा जान पहचान नाम, कोई खबर उठाते थे तो ट्रोलर्स के ही सहारे, लेकिन ट्रेंड तो होते थे। क्या ज़रूरत पड़ गई थी किसी पार्टी का झंडा पकड़ने की? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसी शख्सियत हैं जिनके साथ में कार्य करने का अगर आपको अपने जीवन में अवसर मिलता है तो आप बहुत खुशनसीब महसूस करते हैं और आप बहुत खुशनसीब होते हैं कि अगर आप उस कार्य में उनका योगदान दे सके और उनकी बड़ी सी टीम का एक छोटा सा हिस्सा हो सके। मेरी ज़िंदगी के अंदर मैं कोई भी कार्य करता हूँ एक कोई विजन के साथ में करता हूँ और किसी ऐसी शख्सियत के साथ जुड़कर काम करना चाहता हूँ जो शख्सियत देश को आगे ले जाना चाह रही है। आदरणीय मोदी जी का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, जिसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि एक ऐसी पार्टी जो देश को सर्वोपरि रखती है उसके साथ में मैं आगे जाऊँ। तो जब ग्रैंड आपकी एंट्री हुई थी बीजेपी में, बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया गया, पीएम मोदी से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? नहीं, मेरी तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जो मेरे सोशल मीडिया के ट्विटर प्रोफाइल पे भी मेरे परिवार के साथ 1 साल पहले मैं मिला था और वो कोई पॉलिटिकल नहीं, एक व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मेरा बहुत ही आनंद, मतलब उनसे मिलकर मैं इंस्पायर हुआ। बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हैं और बारीकी से मैं जितना ट्रैवल किया देश भर में उसको उन्होंने जानने का प्रयास किया और मुझे कई उन्होंने और मेरे परिवार से बात करी और कई आइडियाज़ के बारे में बात करी। मोदी जी बारीकियों की बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं और हमेशा कोई ना कोई इनोवेटिव आइडिया ज़रूर आपको देते हैं। तो पत्रकार रहे आप भी, एक शब्द चलता है गोदी मीडिया, जब आपने ज्वाइन किया कहा उसी का हिस्सा थे, मुझे समझाएगा ये क्या है गोदी मीडिया? क्या मैं ये समझ? देखिए, जो लोग खुद लेफ्टिस्टों की और एंटी नेशनल्स की गोदी में हुआ करते थे वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि इस देश का सबऑल्टर्न मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास के लोग आकर उनसे सवाल पूछें। सोशल मीडिया के एक रेवोल्यूशन में सब लोगों को बोलने का एक अधिकार मिल गया था और एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) जो आपको बोलने की आज़ादी देता है वो बहुत पत्रकारों को, जिनको कभी भी ऐसी आज़ादी नहीं मिल पाती थी, उनको इस सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। और टेलीविज़न के अंदर भी नॉन लटेंस दिल्ली के विचार के लोगों को 2014 के बाद से मौका मिला। तो सही रूप से अगर नैरेटिव लोकतांत्रिक हुआ तो उसमें 2014 एक बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, जिसके बारे में गार्डियन ने भी लिखा था कि हिंदुस्तान की ट्रस्ट फिट डेस्टिनी 2.0 है। तो जो हमेशा से सब चीज़ें पावर, नैरेटिव, एक्सेस सब कुछ अपने हाथ में रखते थे, वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि जर्नलिज्म डेमोक्रेटाइज हो गया। और जब जर्नलिज्म डेमोक्रेटाइज हुआ तो जिनके हाथ से वो पावर थोड़ी सी छूटी वो इस तरीके के टर्मिनोलॉजीज को प्रयोग करना उन्होंने शुरू किया। और मैं ये एनविजन करता हूँ आने वाले 5 सालों में ये और ज़्यादा
और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज होगा। अब नैरेटिव पे किसी की मोनोपोली नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के जब इंटरव्यूज़ हो रहे थे, मैं समझना चाहूँगा, जानना भी चाहूँगा, आपने दोनों कार्यकाल देखे, पीएम के भी, उससे पहले कांग्रेस को भी आपने देखा जब वो सत्ता में रही। मैं ये समझना चाहूँगा, क्या पीएम मोदी का इंटरव्यू पीएमओ में होता है, पीएमओ में एडिट होता है और फिर चैनल्स के पास आता है? और दूसरी बात, क्या कांग्रेस के टाइम पे फ्री हैंड था प्रेस? मानक गुप्ता ने एक इंटरव्यू करा था न्यूज़ 24 के लिए, जिसपे जो आपने क्वेश्चन पूछा उनसे भी उन्होंने ट्विटर पे बोल दिया, उन्होंने ट्विटर पे इसको आउट बोला ऐसा सब फर्जी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल फेक न्यूज़। बात करें कांग्रेस पार्टी के समय, तो ये कांग्रेस पार्टी के समय तो आपको याद होगा किस तरीके से इंटरव्यूज़ की क्लिप्स ली जाती थी, और इसी से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने 2024 चुनाव में एक भी कोट अनकोट इंटरव्यू कोई बड़ा नहीं दिया। मोदी जी को इतना कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 70-80 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए, राहुल गांधी ने तो 10 इंटरव्यूज़ तक नहीं दे पाए, क्योंकि उनको पता है कि वो किसी से जब कॉन्वर्जेशन करेंगे तो उनकी जो पॉलिटिकल पप्पू की छवि वो सामने आएगी। तो जो फिर आरोप आप लोगों पे इतना लगातार लगाया जाता है, तो कहा गया कि 24 में आप लोग थोड़ा पीछे पड़ गए, जो नैरेटिव सेट करना था वो कर नहीं पाए, आपने जो किया वही बताते रहे, कांग्रेस क्या करेगी वो बताना शुरू किया और उसका फर्क दिखा 99 मैं से। मानता हूं कि देखिए, एक वर्ल्ड कप हम जीते हैं, आज़ादी के इतिहास में 50-55 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार रिपीट हुए हैं। इसके बारे में फॉर्मर यूके की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने भी कहा है कि दुनिया भर में जहां एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, यूएस, कनाडा, हारेगा ट्रूडो, उसके बाद में अक्रॉस आप यूके देखिए, सब तरफ कोई 5 साल से ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा। इसमें 15 साल सरकार चलाना, 37% के वोट शेयर से 36-37, जो अभी तक का ही कांस्टेंट रहा है, किसी ने नहीं किया है। तो इट्स अ प्रो इनकम्बेंसी वर्डिक्ट। थोड़ा बहुत, जैसे मैंने आपको कहा कि दलित जो कहा, ये झूठ फैलाया कांग्रेस पार्टी ने, इट्स झूठ की दुकान की दलित का रिजर्वेशन खतरे में, उसका कुछ कुछ जगह पे हमको फ़र्क देखना पड़ा। उसके बावजूद, इतने बड़े ग्लोबल इकोसिस्टम के बावजूद, इतने झूठों के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में थर्ड टाइम आए, विच इज़ अ बिग थिंग। और इस चीज़ को हमने इम्प्रूव भी करना शुरू कर दिया है। 5 साल तक चलेंगे नीतीश नायडू साथ सरकार चलेगी? 200% चलेंगे। 2029 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में वापस से एनडीए की सरकार रिपीट होगी। ट्रंप का आना भारत के लिए कितना अच्छा संदेश है? बहुत अच्छा संदेश है। ट्रंप हैज़ ऑलवेज बीन, यूएस और इंडिया के रिश्ते अगर आप देखेंगे कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैज़ वर्कड विद ओबामा, ट्रंप, बाइडेन एंड नाउ ट्रंप, so it has always been good. The best thing is that honorable prime minister and Donald Trump enjoy a very good personal equation, और डिप्लोमेसी में पर्सनल रिश्ता बहुत मैटर करता है। तभी पुतिन कहते हैं कि मोदी जी, यू डू नॉट रिक्वायर द टेलीप्रॉम्प्टर टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम, द लैंग्वेज कन्वर्टर टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, and at the same time Donald Trump calls Prime Minister Narendra Modi as one of the first world leaders to speak to, and only mentions Narendra Modi during the time of his campaign. Modi ji is a global leader today. कुछ सवाल, उसके जल्दी जल्दी जवाब चाहूँगा। जब आप कहते हैं उद्धव ठाकरे को औरंगजेब से जोड़कर, तो फिर बीजेपी वालों से अगर पूछा जाए कि वो किनकी औलाद है, क्या बताएंगे आप लोग? प्रभु श्री राम में विश्वास रखने वाले हम लोग हैं, भारत माता की हम औलाद हैं। जब कहा जाता है कि मोदी पनौती हैं, तो फिर आप लोग कांग्रेस वाले कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि आप पप्पू कहते हैं राहुल को। कांग्रेस पार्टी को तो देश की जनता पप्पू कहती है, और जो एक गरीब मध्यम ओबीसी व्यक्ति का अपमान करता है उसको देश की जनता जवाब देगी। तो मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी को, आपको जितनी गालियां बकनी है बकिए। ओबीसी समाज, गरीब समाज का व्यक्ति के प्रधानमंत्री को आप जितना अपमानित करेंगे, उतना आपको पोलिंग बूथ पर जवाब मिलते रहेगा। सनातन बोर्ड होना चाहिए देश में, इसकी चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और इसके तरफ पॉजिटिव रूप से कदम उठाने चाहिए। प्रदीप भंडारी अपने आप को आगे कहाँ देख रहे हैं? आज पत्रकार, प्रवक्ता, फिर उसके बाद सांसद, विधायक, कहाँ? प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चाहेगा वो प्रदीप भंडारी करेंगे। प्रदीप भंडारी बस उम्मीद ये करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री देखना चाहते हैं, उसमें वो अपने एफर्ट दे सकें। 47 का विजन दूसरी तरफ गजवाए हिंद है, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। विकसित भारत बन के रहेगा। नहीं, देश को कभी मुस्लिम प्रधानमंत्री मिलेगा? प्रधानमंत्री होता है, और मैं ये मानता हूँ कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधानमंत्री रहेगा। राहुल गांधी कभी बन सकते हैं? मेरे हिसाब से देश की जनता कभी भी राहुल गांधी जैसे
डिविसिव व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं स्वीकारेगी। जैसा मैंने आपको पूर्व में कहा, 2047 तक मेरा ये कन्विक्शन है कि एनडीए का प्रधानमंत्री देश की जनता चुनती रहेगी, और विकसित भारत की जो स्पीच होगी 2047 में, जो पीएम नरेंद्र मोदी की विजन में उस वक्त का नेता लेगा, वो एनडीए का ही नेता लेगा। योगी से बेस्ट कोई है उत्तर प्रदेश के लिए? मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी जी को 100% चाहती है, और वो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं, और वो पीएम मोदी के विजन को आगे ले जा रहे हैं। विजन को आगे ले जा रहे हैं, भविष्य में दिल्ली दिखेंगे? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये इसमें मैं आंसर नहीं कर सकता। अब इसके अलावा तमाम और ऐसे सवाल हैं कि प्रदीप भंडारी का नाम अभी भी प्रदीप भंडारी या फिर बदलवा दिया सुप्रिया श्रीनेत ने? सुप्रिया श्रीनेत का खुद का नाम तो पूछिए क्या है। सुप्रिया जी ठीक है, कोई नहीं। सुप्रिया श्रीनेत जी को मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी सी वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि पहले तक क्या है, वो बड़े गुस्से में इन सब में बड़ी बड़ी बातें कहा करती थी। थोड़ा सा मैंने उनको सच्चाई का आईना दिखाना शुरू किया, और जब व्यक्ति सच्चाई का आईना दिखाना शुरू करता है तो फिर वो थोड़ा सा देश की जनता के सामने झूठ एक्सपोज होता है। देखिए, मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मीडिया के अंदर भी बहुत छोटी उसी कम उम्र में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े शीर्ष पदों पर काम करने का मौका दिया, बहुत अच्छे बड़े ओनर्स के साथ काम करने का मौका दिया। मेरी खुद की सिफोलॉजिकल कंपनी को 10 साल तक 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज, 40 चुनाव करने का मौका दिया, तो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया। और अभी मुझे भारतीय जनता पार्टी का नेशनल स्पोक्सपर्सन बनाने का मौका दिया, युवा नेशनल स्पोक्सपर्सन। बदला क्या है पत्रकार से प्रवक्ता बनकर? पेशेंस। पत्रकारिता is जनरली अबाउट इम्पेशंस, क्योंकि न्यूज़ है ये। पॉलिटिक्स इज अबाउट पेशेंस, इट इज अ टेस्ट मैच, एंड हियर the good thing is, and it is an easy thing for me because my leader has done so much. Honorable Prime Minister Narendra Modi has done so much work in the country. I've seen it across and I see it. So I have a responsibility to put that across well, and at the same time I can take on any opponent who spreads any falsehood. 10 साल हो गए, बंगाल में शांति क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का शासन है, और बंगाल के अंदर ममता बनर्जी, जैसा मैंने आपको कहा, 30% जो है वो 70% पे हावी है। जब हमारी सरकार बनेगी, हम इंश्योर करेंगे कि सब बराबर हों, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले बंगाल असेंबली इलेक्शंस में अगर फ्री और फेयर वोटिंग होती है, और वोटिंग के बाद में भी फ्री और फेयर रूप से सब चीज़ होती है, और अगर ममता बनर्जी का जो प्रशासनिक तंत्र है, जो विल ऑफ द पीपल को कई बार रिफ्लेक्ट नहीं करने देता है, आपने देखे होंगे वीडियोस, पोलिंग बूथ को कैसे पोलिंग ये बैलेट बॉक्सेस को उठा के ले जाते थे, इसीलिए ये लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। तो हमारी सरकार बनेगी, और अब हमें बंगाल में एक्सपीरियंस भी हो चुका है, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि वो किस तरीके से मैनेज करने का प्रयास करती है। तो वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड नाउ। पीओके आएगा? 2020 वाले कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़ा क्या धमाका होने जा रहा है? कौन सा ऐसा फैसला होने वाला है? मोदी जी के माइंड को कोई नहीं पढ़ सकता। इट विल बी इमेच्योर फॉर मी टू रीड, बट व्हाट आई कैन अश्योर यू इज कि जितने बड़े फैसले 19 से 24 के बीच में लिए, उससे ज़्यादा बड़े फैसले 24 से 29 के बीच में लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपका जुड़ने के लिए और हर एक सवाल का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अब आपकी राय क्या है इस पूरे साक्षात्कार को सुनने के बाद? कमेंट में जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा इंटरव्यू, और तमाम क्लिप्स और रील्स आपको मिल जाएंगे, वो भी शेयर करते रहिएगा, और लगातार बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार आपको तमाम सक्सेस से यहाँ पर मुलाकात करवाता रहूंगा। नमस्कार।